ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, आपका क्लास में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर। साम्राज्यवाद क्या है? आपके विश्व इतिहास में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखने कि इसकी संकल्पना क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इसका अर्थ क्या है, अर्थ या आशय क्या होता है, जो साम्राज्यवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है। सबसे पहले हम इस टॉपिक में इसका आशय देखेंगे, फिर देखेंगे कि इस दुनिया में जो साम्राज्यवाद के लिए कौन कौन से साधन रहे हैं, किसके माध्यम से साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ है। तो साम्राज्यवाद का साधन क्या रहा है, साम्राज्यवाद के साधन। आप जानते हैं कभी हथियारों के माध्यम से होता है, कभी आर्थिक तरीका होता है ना, बहुत सारे तरीका होते हैं। उदाहरण पता ही होगा आपको। एक तो अगर आप देखो तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक बार पुनीत को बुला दो। एक बार आपको ये समझना पड़ेगा कि साम्राज्यवाद के जो साधन क्या होते हैं। तो इसमें बहुत सारे साधन होते हैं। एक तो सैन्य साधन हो सकता है ना, कि जो सैन्य साधन हो सकता है। इसके अलावा आर्थिक साधन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे साधन हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये उसी बच्चे का फोन है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके साधन क्या है। तो यहाँ पर इसको आप समझें। इसके अलावा साम्राज्यवाद को लेकर उसके कितने रूप हैं, मतलब साम्राज्यवाद के रूप कितने हैं, प्रकार कितने हैं, प्रकार कितने हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि साम्राज्यवाद पे चरण कौन से हैं, कि साम्राज्यवाद के चरण। तो इसमें अगर आप देखेंगे, एक तो आपको दिखाई देगा प्राचीन साम्राज्यवाद, और एक है आपका नवीन साम्राज्यवाद। नवीन साम्राज्यवाद, ठीक है। दो प्रकार के आपको साम्राज्यवाद दिखाई देंगे। अगर आप देखेंगे तो प्राचीन साम्राज्यवाद का मतलब ये है कि जो पहले का साम्राज्यवाद है, और आप ये कह सकते हैं 14वीं शताब्दी से लेकर 1870 तक जो दुनिया में विस्तार होता था, 14वीं शताब्दी से 1870 तक जो दुनिया में सीधा एक राज्य आक्रमण करता था अपनी सेना ले जाके, कब्जा, तो इसको क्या कहते थे? सीधे कब्जा, प्राचीन साम्राज्यवाद। उसके बाद क्या आता है? नव साम्राज्यवाद, जहां उस देश में धीरे धीरे भोले भाले व्यापारी के रूप में जाओ, फिर वहां पर कंट्रोल करो। और 1870 से 1947 तक जो दुनिया में व्यवस्था दिखाई दी बेटा, उसको कहते हैं नवीन साम्राज्यवाद। क्या कहते हैं? नवीन साम्राज्यवाद। अब इसको समझिए कि इसका अर्थ क्या है, इसकी संकल्पना क्या है। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं। अर्थ का मतलब क्या है, क्या होता है साम्राज्यवाद? हाँ, जब एक मजबूत देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार कर ले। क्या होता है? जब एक कमजोर देश पर मजबूत देश आधिपत्य कर ले। क्या कर ले? आधिपत्य मतलब अधिकार कर ले, है ना। कोई कमजोर देश हो और उस पर कोई मजबूत देश अपना आधिपत्य कर ले, वहां पर अपनी शक्ति को थोप दे, अपनी सत्ता थोप दे, शोषण कर दे, वहां दबदबा बना ले। क्या कर ले? सत्ता थोप दे, या अपने आप को स्थापित करे, अपने को स्थापित कर ले, प्लस अपना दबदबा बना दे कि अगर कोई विरोध हो सबको फांसी चढ़ा दूंगा। ऐसा आपने देखा ही होगा।
हाँ, अपना वर्चस्व स्थापित कर ले। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद। एक ही बात है, अभी मैं आपको अलग करूंगा बाद में। इसको क्या कहते हैं? इस पूरी चीज को क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद। क्या क्लियर? आगे समझिए। साम्राज्यवाद को अगर हम अलग तरीके से एक्सप्लेन करें, आपके सामने उसका अर्थ खोलें, और तो साम्राज्यवाद का मतलब ये हो गया कि किसी बड़ी शक्ति के द्वारा छोटी शक्ति के ऊपर अधिकार करना, उस पर विजय करना, और विजय करने के बाद खूब शोषण करना, अपना दबदबा बना लेना, और दबदबा बनाने के बाद एक अधिकार करना। तो साम्राज्यवाद एक प्रकार की राजनीतिक संकल्पना है। कैसी संकल्पना है? राजनीतिक संकल्पना है। राजनीतिक संकल्पना है। क्या होगा यहां पर? अधिकार होगा, दबदबा होगा, है ना? ये सारी चीजें होंगी। और यहां आप देखेंगे शोषण होगा, है ना? शोषण होगा। ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। और ये शोषण जो है, ये बड़ी समस्या पैदा करेगा। तो आपको साम्राज्यवाद समझ में आ गया कि साम्राज्यवाद क्या है? एक राजनीतिक संकल्पना है जिसमें शोषण है, जिसमें दबदबा है, जिसमें एक नियंत्रण है, कंट्रोल है। और साम्राज्यवाद कैसी संकल्पना है? राजनीतिक संकल्पना। अब आइए उपनिवेशवाद पर। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद को अगर आप देखें तो ये आज जो दुनिया है 1870 के बाद, ये एक नई अवधारणा है। साम्राज्यवाद का नया रूप है। क्या है? साम्राज्यवाद का ये नया स्वरूप है। साम्राज्यवाद का नया वर्जन है, नया स्वरूप है। क्या है? नया स्वरूप है। कैसे? अब समझिए। यहां पर होता क्या है कि कोई देश, कोई मात्र देश, जैसे मान लो कि ब्रिटेन, कोई मात्र देश आर्थिक शोषण के उद्देश्य से किसी दूर दराज के देश पर नियंत्रण करता है। इस बात को समझिए। जब कोई मात्र देश आर्थिक शोषण के उद्देश्य से दूर दराज के देशों पर नियंत्रण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं साहब? उपनिवेशवाद। यहां पे समझिए, आर्थिक पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकार क्यों करना है? फायदा। यहां आप समझिएगा, यहां पर आर्थिक नियंत्रण चाहेगा, दूर दराज के देशों पर आर्थिक नियंत्रण हो, और वहां की राजनीति, वहां के प्रशासन पर भी धीरे धीरे नियंत्रण होता है, जिससे अपने आर्थिक नियंत्रण को और बढ़ावा दिया जाए। तो आगे चल के इसमें राजनीतिक और जो प्रशासनिक नियंत्रण भी शामिल होता है। राजनीतिक प्लस प्रशासनिक नियंत्रण शामिल होता है। क्या क्लियर हो गया? मतलब उपनिवेशवाद एक नया स्वरूप है साम्राज्यवाद का, जहां कोई मात्र देश, उदाहरण में ब्रिटेन रख दो, फ्रांस रख दो, जहां कोई मात्र देश आर्थिक शोषण के उद्देश्य से दूर दराज के देशों पर आर्थिक नियंत्रण करेगा, धीरे धीरे वहां की राजनीति, प्रशासनिक सारी व्यवस्थाओं पर नियंत्रण करेगा। इसे हम क्या कहते हैं साहब? उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद को समझो। उपनिवेशवाद इस दुनिया की बड़ी जो कॉम्प्लेक्स प्रणाली है, ये जटिल प्रणाली है। कैसे? इसमें मात्र देश के लोग, इसमें मात्र देश जो होगा, जैसे ब्रिटेन है,
मात्र देश के लोग दूसरे देशों में जाके बसते हैं, जैसे अमेरिका में जाके बसे, जैसे भारत में आके बसे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बसे, जैसे न्यूजीलैंड में बसे कि नहीं? तो मात्र देश के लोग अपने लोगों को जब दूसरे देशों में ले जाकर बसाते हैं और उनके माध्यम से उस देश का प्रशासन चलाते हैं, तो प्रशासन चलाते हैं, फिर धीरे धीरे वहां नियंत्रण स्थापित करते चले जाते हैं। और जब नियंत्रण स्थापित करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं ये अपने देश के पक्ष में वहां की अर्थव्यवस्था का शोषण करते हैं, धन का निष्कासन करते हैं। आई बात समझ में? ऐसे समझो, ये समझो कि ये जो देश है ये है ब्रिटेन, ठीक? यहां से इनको आना है यहां, ठीक? अब क्या होगा, यहां से कुछ लोग उठाए जाएंगे XYZ, इनको यहां लाके बसा देंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे बस गई, अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार दे दिए जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां नियंत्रण कर लेगी, और जब नियंत्रण कर लेगी तो फिर आप देखो फिर क्या होगा, नियंत्रण करने के बाद धीरे धीरे वहां पर कंपनी को अपने देश के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कहा जाएगा, और यहीं से शुरू होगा धन का निष्कासन। क्या क्लियर है? यही चीज आपको समझना है कि उपनिवेशवाद एक जटिल प्रक्रिया है। यहां पर मात्र देश, वैसे देश में जहां उसे शोषण करना है वहां अपने लोगों को ले जाकर जो बसाया जाता है, बाद में वो लोग वहां की व्यवस्था पे कंट्रोल करते हैं, और फिर कंट्रोल करते करते वहां के कच्चे संसाधन, वहां की वस्तुएं सभी को अपने देश की तरफ मोड़ने लगते हैं, और ये नियंत्रण करते करते पूरा उस उपनिवेश का सामाजिक, सांस्कृतिक, जो भी वहां का जीवन, उसमें परिवर्तन भी ला देते हैं। जैसे अंग्रेज तो चले गए 200 साल के बाद, लेकिन हमारी संस्कृति में उनके मूल्य घुल मिल गए हैं, आज हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उपनिवेशवाद का मतलब समझ में आ गया। उपनिवेशवाद में क्या होता है, उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन करती है। एक बात और नोट कर दीजिए, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन करती है। ये ऐसी प्रक्रिया है, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे सांस्कृतिक जीवन पे, सभी पे परिवर्तन आता है। हम अपनी संस्कृति से ही नफरत करने लगते हैं, हम अपने ही राजनीतिक व्यवस्था से दूर होने लगते हैं। ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि हम आपके लिए स्वर्ग से भेजे हुए दूत हैं। यहां माहौल बना दिया जाएगा सभ्यता का सिद्धांत, यहां माहौल बना दिया जाएगा व्हाइट बर्डन थ्योरी, क्योंकि अंग्रेज तुम्हारे लिए वरदान है, श्राप नहीं है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अतः उपनिवेशवाद का वहां के स्थानीय निवासी, जो गरीब जो देश है, उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो यहां तक अपनी संस्कृति भी छोड़ देते हैं, अपने मूल्य भी छोड़ देते हैं, और जो देश के लोग अपने संस्कृति, अपने मूल्यों को छोड़ देते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं देता। इसीलिए सबसे पहले उपनिवेशवाद में दूसरे की संस्कृति को मारा जाता है, दूसरे के कल्चर को खराब बताया जाता है, उस देश की व्यवस्थाओं को खराब बताया जाता है, और धीरे धीरे वहां एक नई व्यवस्था सामने ला दी जाती। ये है बढ़िया व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू किया था, भाई रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, आगे चल के भारत सरकार के अधिनियम बहुत सारे आए। क्या उससे भारत में लोकतंत्र आ गया? लेकिन ऐसा दिख रहा है लोकतंत्र आ गया है, शोषण बंद नहीं हुआ। 1813 के भारत शासन अधिनियम से भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और यह कहा गया इंग्लैंड का हर व्यापारी भारत में
जो जमीन खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है। ये समझना पड़ेगा हमें। इस तरीके से हम समझेंगे तो बात समझ में आएगी। क्या क्लियर सबको? अब देखिए साम्राज्यवाद के प्रकार क्या होते हैं, थोड़ा समझ लीजिए जब समझ ही रहे हैं तो। साम्राज्यवाद के प्रकार, प्रकार क्या होते हैं? इस दुनिया में 3 तरह के साम्राज्यवाद देखे गए। पहला विश्व साम्राज्यवाद, पूरी दुनिया पर शासन करूंगा, सिकंदर सानी बनूंगा, नहीं, ऐसे विश्व साम्राज्यवाद। उदाहरण कोई? सिकंदर, ग्रेट अलेक्जेंडर, लेकिन जीत नहीं पाया, उससे पहले ही पेट में दर्द हो गया। ठीक है, तो सिकंदर का जो विश्व विजय का सपना, जब कोई बड़ी शक्ति पूरे विश्व विजय का सपना लेकर आगे बढ़ती है, असीमित साम्राज्य स्थापित करने की बात करती है, तो उसको हम कहते हैं विश्व साम्राज्यवाद। इसमें क्या लिख सकते हैं? जब कोई बड़ी शक्ति विश्व विजय की कामना करे, असीमित जो विजय करने का प्रयास करें, तो इसे हम विश्व साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे जब कोई शक्ति संपूर्ण विश्व में अपने विजय करने का प्रयास करती है और आगे चल के अगर आप देखें एक बड़ा लक्ष्य रखती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? विश्व साम्राज्यवाद। उदाहरण बहुत सारे हैं, जो सिकंदर है, उदाहरण में हिटलर है। हिटलर ने कहा पूरी दुनिया जर्मन लोगों के लिए होनी चाहिए, वी आर द जर्मन्स, वी आर द ग्रेट्स, हम महान लोग हैं दुनिया में, ये दुनिया के जितने लोग हैं उन पे हमारा शासन होना चाहिए। हिटलर ऐसा मानता है। और ये बात जब हिटलर ने वहां बोली, जर्मनी में लोगों का खून गर्म हो गया। लोगों कहा एकदम सही कह रहे हैं आप, हम या तो जिएंगे या तो मर जाएंगे। तो यहां आप समझिए विश्व विजय की संकल्पना रखी गई है हिटलर के द्वारा, है ना। बड़े बड़े ऐसे रहे। अब आइए स्थानीय प्रभुसत्ता पर आधारित साम्राज्यवाद। स्थानीय प्रभुसत्ता, स्थानीय प्रभुसत्ता पर आधारित साम्राज्यवाद। इसका मतलब क्या है? स्थानीय आधार पर अधिकार करने का प्रयास होगा। स्थानीय प्रभुसत्ता किसी क्षेत्र विशेष में, मान लीजिए कि कोई क्षेत्र विशेष है, उस क्षेत्र विशेष में कोई देश जो अपने आप को बहुत ही जो प्रभावशाली मानता है, जैसे मान लीजिए कि चीन है, वो अपने आसपास में अपने आप को प्रभावशाली मानता है और वो ये विस्तार करना चाहे, आसपास के देशों पर क्षेत्रीय आधार पर विस्तार करना चाहे, आसपास के क्षेत्रों पर, आसपास के क्षेत्रों पर विस्तार करना चाहे, विस्तार करना चाहे, दबदबा बनाना चाहे, है ना, दबदबा बनाना चाहे, ये जो है इसको क्या कहते हैं? स्थानीय प्रभुसत्ता। जैसे आप इसका उदाहरण रख सकते हैं अशोक, है ना, इसका उदाहरण रख सकते हैं आप रूस, इसका उदाहरण रख सकते हैं आप चीन, है ना, बहुत सारे। तो इसको क्या कहेंगे? स्थानीय प्रभुसत्ता। रूस को रख दीजिए, मौर्य साम्राज्य को रख दीजिए, चीन को रख दीजिए आदि। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में इसका भी बहुत सारी चीजें दिखती स्थानीय प्रभुसत्ता का। इसके बाद है महाद्वीपीय साम्राज्यवाद। जो प्रकार पे हम चर्चा कर रहे थे ना, एक है साम्राज्यवाद का स्वरूप जिसको कहते हैं महाद्वीपीय, महाद्वीपीय साम्राज्यवाद, महाद्वीपीय साम्राज्यवाद।
महाद्वीपीय साम्राज्यवाद क्या होता है? किसी भी महाद्वीप का कोई विशेष देश, जैसे मान लीजिए हिंद महासागर में किसी महाद्वीप में का कोई एक विशेष देश जब ये प्रयास करे इस पूरे महाद्वीप पर ही कब्जा कर लेना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीपीय साम्राज्यवाद। और महाद्वीपीय साम्राज्यवाद में अगर आप देखें तो उदाहरण हम रख सकते हैं रूस का, जो रूस का कह रहे हैं, उदाहरण रख सकते हैं अमेरिका का, कि अपने आसपास के उस पे अटलांटिक महासागर या उधर आप देखें तो उधर उसी का दबदबा है, उस पूरे जो महाद्वीप में उसके सामने कोई नहीं। अगर आप विश्व में भी देखें तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी महाद्वीप पे अगर आप देखें तो उसके सामने कोई नहीं टिकता है। इसको क्या कहते हैं? महाद्वीपीय साम्राज्यवाद। क्या क्लियर इतनी बात? बोलो, एक बार लिख दीजिए महाद्वीपीय साम्राज्यवाद। किसी महाद्वीप का कोई विशेष देश, किसी महाद्वीप का कोई विशेष देश जब पूरे महाद्वीप पर अधिकार की चेष्टा करे तो उसे महाद्वीपीय साम्राज्यवाद कहते हैं। उसे महाद्वीपीय साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है भाई, बोलिए, आ जाइए आगे। साम्राज्यवाद के साधन, तो मैंने कहा ना कैसे साम्राज्य फैलाया जाता है, साम्राज्यवाद के साधन क्या है। आ जाइए, साम्राज्यवाद के साधन। साम्राज्यवाद के साधन, पहला सैन्य साधन, आर्थिक साधन और तीसरा सांस्कृतिक साधन, कि दूसरे के देश में अपनी संस्कृति को फैला दो, बाद में लोग अपना कपड़ा छोड़कर पैंट पहनना शुरू कर दें, अपनी चीजें छोड़कर दूसरे की संस्कृति को मानने लगे। अब समझिए कि सैनिक साधन क्या होता है या सैन्य साधन क्या होता है। जब कोई देश अपनी सैन्य शक्ति, अपनी सैन्य ताकत के द्वारा किसी क्षेत्र को जीतता है, मतलब अपनी सेना के शक्ति के द्वारा किसी क्षेत्र को जीतता है, शक्ति के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष को जीतता है, ठीक है, शक्ति के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष को जीतता है और अपना अधिकार करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सैन्य साम्राज्यवाद। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अगर आप जो अरब साम्राज्यवाद, मतलब अरब के बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी थे जिन्होंने विस्तार करने का प्रयास किया, जैसे आप देखें मंगोल साम्राज्यवाद है ना, चंगेज खान के द्वारा जो विस्तार करने का प्रयास किया है ना। यहाँ पर अगर आप देखें शक्ति के द्वारा, जैसे मंगोल आक्रमण होता था, रूह कांपने लगती थी दिल्ली सल्तनत की। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। अब समझिए यहां पर पूरा जो आक्रमण था भैया, उसमें शक्ति थी। मंगोलों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, वहां पर जो आक्रमण है वो सैन्य साधन का आक्रमण है। क्या क्लियर है? जहां सेना के द्वारा विजय होगी और अपना विस्तार किया जाएगा। आर्थिक तरीका क्या है? जब मजबूत अर्थव्यवस्था का कोई देश किसी कमजोर देश के
वित्तीय प्रणालियों पर अधिकार कर ले। समझिएगा कि जब मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश किसी देश विशेष की आर्थिक प्रणालियों पर नियंत्रण कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक आधार पर साम्राज्यवाद। और अपने अधीन बना लेता है। जैसे अभी उदाहरण के लिए चीन को देखिए आप, अफ्रीका में पूरा पैसा दे दिया, श्रीलंका में पूरा पैसा दे दिया, नेपाल से कही रहे पैसा ले लो, पाकिस्तान को पैसा दे ही रखा है। बाद में तुम अपनी अर्थव्यवस्था हमारे अनुसार नहीं चलाओगे तो किसके अनुसार चलाओगे? उदाहरण क्या है? बहुत सारे अंग्रेज इसमें है। सबसे पहले अंग्रेज हैं। ब्रिटेन सोने का सिक्का लेकर आए, पहले यहाँ के लोगों को दिखाया, लो सोने का सिक्का, लूट लिया। अली वर्दी खान ने कहा कि अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगे और छेड़ोगे तो मार देंगे काट काट के, ये मधुमक्खी हैं। नहीं तो अंग्रेज जानते थे कि पहले ये दिखाओ कि हम मजबूत आदमी के साथ दुनिया जुड़ती है यार, कमजोर के साथ कौन जुड़ता है? आप बढ़िया कपड़ा वपड़ा भी BMW पहन आओ, तुम BMW से दुनिया तुरंत ही हाथ वाथ लेके लग रहा है कोई बड़े आदमी आए। 800 से आओ कोई पूछेगा? स्कूटी से आओ कोई पूछेगा? कोई पूछने वाला है यहाँ? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए दुनिया में अगर आप देखें, पहले चारा डालना पड़ता है, फिर मछली फंसती है। पहले चाटती है लुपुर लुपुर, फिर फंस जाती है आके। तो अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारी चीज, इसीलिए यहां पे आप देखेंगे सबसे ऊपर तो बड़े भैया हैं ब्रिटेन, फिर अमेरिका, चीन। ये मुख्य देश ऐसे हैं जो अभी भी दुनिया में अगर आप देखें तो अब तो इनका तो पत्ता साफ हो गया ब्रिटेन का। बहुत शोषण किया, अब इनका पत्ता साफ है। लेकिन जो और देश हैं वो अभी इस पे चल रहे हैं। सांस्कृतिक साधन क्या है? अब समझिए, सांस्कृतिक साधन, इतनी बात समझ में आ गई? किसी दूसरे की संस्कृति पर दबदबा कायम कर देना कि तुम गंदे हो, क्या ये कपड़ा पहनने का तरीका है तुम्हारा? सपेरों का देश है, अशिक्षित हो, किसी की भाषा पर, संस्कृति पर, नस्ल पर, रहन सहन पर, पहनावे पर आरोप लगा देना। भाषा, रहन सहन, शिक्षा, धर्म आदि को हेय बताना। हेय बताना, हेय मतलब खराब है, क्या है तुम्हारे पास? जब नहीं है तो आओ हमारे पास, हम पैंट लाए हैं, हम जैकेट लाए हैं, हम टोपी लाए हैं, हैट, बैट और रेट। ये तो बड़ा हमको पसंद आती है ना बातें। आप समझिए, इस दुनिया में अंग्रेजों ने सबसे पहले यही समझा है कि भारतीयों के पास कोई सेंस नहीं है। इसीलिए पहले जो मध्यम वर्ग आया, जो शिक्षित वर्ग आया, उसने पहले अंग्रेजों की तरह से कपड़ा पहनना शुरू किया, वैसे रहना शुरू किया। ये होता है कि आप अपनी संस्कृति को बहुत हल्का मानते हैं, और अपनी संस्कृति को हल्का मानते इसके लिए एक विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। जब कोई शक्तिशाली देश कहीं जाता है तो अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर जाता है। इसको कहते हैं कल्चर अटैक। हाँ, कल्चरल अटैक है ये। अटैक करके दूसरे के कल्चर को मार दो, अपने कल्चर को जीवित कर दो और उसे वहां मूल्य मान लिया जाए, है ना। अगर आप देखिए कि यूरोप में जैसे विवाह की प्रक्रिया, वैसे इंडिया में भी हो गई। इसीलिए यूपीएससी प्रश्न पूछता है कि जो विवाह नामक संस्था अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है,
आपका क्या मानना है? अब यहां समझिएगा इस बात का कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया उन देशों के द्वारा की जाती थी जिन्हों लगता था कि हमारी संस्कृति बड़ी अच्छी और दूसरे की संस्कृति बहुत खराब, जैसे ब्रिटेन, इटली, फ्रांस। ये जब भी उपनिवेश जब बनाने जाते थे तो अपनी संस्कृति का बहुत ज्यादा जो प्रचार प्रसार करते थे, है ना? कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। कौन सी बात है यार, इटली के वजह से जो ब्रिटेन और फ्रांस आदि। और ये क्या क्या सिद्धांत देते हैं? पहला तो सभ्यता का सिद्धांत देते हैं। कौन सा? अब ये सब सिद्धांत मैंने पहले भी क्रिटिसाइज किया है मॉडर्न इंडिया में, आपको पता ही है कि सभ्यता, हम दुनिया को सभ्य बनाने आए हैं। हमें जो सपना आया था ईसा का, ईसा ने कहा दुनिया असभ्य है, बर्बर है, जंगली है, जनजाति है, तुम जाओ सभ्य बनाओ और खूब शोषण करना। ये है सभ्यता का सिद्धांत। दूसरा, श्वेत व्यक्ति का भार सिद्धांत, व्हाइट बर्डन थ्योरी। श्वेत व्यक्ति का भार सिद्धांत। श्वेत व्यक्ति का भार है दुनिया के ऊपर, मतलब जो जो गोरा व्यक्ति है काले लोगों के भार से दबा हुआ है। काले लोगों का भाग्य है कि गोरे लोग उनको देखने को मिले, उनकी पिटाई से उनका जीवन बेहतर हो सकता है, इसीलिए 200 साल तक अंग्रेजों ने पिटाई किया। यह सिद्धांत मारे भी और रोने भी ना दें और ये कह दें कि यह सिद्धांत है। तुमको सुधारने के लिए तो माए हैं। पहले गार्जियन मारते थे, यही बात कहते, मार क्यों रहे पता है तुमको, कि तुमको सुधार दूंगा। अंग्रेजों ने यही बात यहां रखी। ठीक है, ये सिद्धांतों को रखा गया। ये 3 प्रकार के मुख्यतः प्रकार हैं साम्राज्यवाद के। क्या क्लियर है? आ जाइए, आगे बढ़िए। हाँ, अब आ जाइए यहां। साम्राज्यवाद अगर आप देखें तो आपको यह समझना पड़ेगा कि साम्राज्यवाद कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आधुनिक विचारधारा क्या है? पूंजीवाद की है। आधुनिक विचारधारा उपनिवेशवाद की कहां से आती है? उपनिवेशवाद का मतलब क्या है कि जब कोई मात्र देश कहीं पर भी अधिकार करता है और वहां के लोगों को नियंत्रित करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करता है, बाद में वो लोग वहां की व्यवस्थाओं को कंट्रोल करते हैं और अपने देश के प्रति उसे मोड़ देते हैं। और इस प्रकार एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया शुरू होती है जहां घाव को सूखने नहीं दिया जाता है, हमेशा रक्त बहता रहता है। और इसी बात को दादा भाई नौरोजी ने, आरसी दत्त ने, महादेव गोविंद जो रनाडे जी ने, बहुत सारे लोगों ने रखा था। तो यहां पे समझना पड़ेगा कि ये क्या है मामला, यहां पर हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम ये बात करें, इतनी बात समझ में आ गई? साम्राज्यवाद, अगर आप इस बात को समझे कि साम्राज्यवाद आता ही है पूंजीवाद के कारण। ये कहता है लेनिन। लेनिन कहता है कि साम्राज्यवाद बेसिकली पूंजीवाद के कारण आता है। पैसा 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 पैसा, सामान जाएगा तभी हमारा सामान कौन खरीदेगा जब तक अधिकार नहीं करेंगे। अधिकार करने के लिए उसको उपनिवेश बनाना पड़ेगा। उपनिवेश बनाएंगे तो 2 फायदे होंगे। इसीलिए जब इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति किया तो औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और तेज कर दी, अधिकार करने की प्रक्रिया और तेज कर दी। क्यों? क्योंकि मशीनों से बना सामान जब तक बिकेगा नहीं तब तक फायदा कहां से होगा। इसीलिए यहां पर लेनिन ये कहता है। जो लेनिन एक बात और कहता है, लेनिन उसने कहा कि भाई साम्राज्यवाद का ही एकाधिकार जो साम्राज्यवाद में होता है, उसी एकाधिकार के कारण पूंजीवाद आता है, या हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवाद का ही परिणाम है कि हम बहुत सारी चीजों में एकाधिकार देखते हैं, अधिकार करने की प्रवृत्ति होती है। पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद को समझ लीजिए। पूंजीवाद में अगर आप देखें तो आरंभिक समय में कुछ उद्यमियों का अस्तित्व होता है। ध्यान समझिए। आइए पूंजीवाद पे थोड़ा समझाता हूं। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद में आरंभिक समय में
आरंभिक समय में कुछ उद्यमियों का स्थान होता है, मतलब कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ उद्यमियों का स्थान होता है, कुछ व्यापारियों का स्थान होता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ उद्योगपति आपस में गठबंधन बना लेते हैं और एकाधिकार कर लेते हैं व्यापार पे। फिर क्या होता है, धीरे 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 कुछ उद्योगपति आपस में गठबंधन बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं और व्यापार पर एकाधिकार कर लेते हैं। और व्यापार पर एकाधिकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं उनका सामान अच्छा होगा, एक प्रतियोगिता होगी। मान लीजिए कि एक सामान है ए, एक सामान है बी। ए सामान को पूरी जो तकनीक मिली, पूरा बाजार मिला, जो बी सामान इसकी तकनीक हल्की है, जो बाजार भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है। आप बताओ किसका सामान बिकेगा? तो मैकडॉनल्ड का पिज्जा खाओगे कि बाहर रोड का पिज्जा खाओगे? 30 रुपए वाला पिज्जा खाओगे कि 80 वाला खाओगे? 80 वाला खाओ क्योंकि एसी मिलता है। ये है बड़ी कंपनियों का दाव। हाँ, ये है खेल यहां पर। यहां लेनिन ये कह रहा है कि भाई बड़े बड़े उद्योगपति आपस में गठबंधन बना लेते हैं। तो बड़े उद्योगपतियों के पास गठबंधन होगा, पैसा होगा, पैसा होगा, बढ़िया सामान होगा, रिसर्च होगा, अनुसंधान होगा, अच्छी गुणवत्ता होंगी। जो टिक्की बनेगी उसमें मशीन से बनेगी, टिक्की छान के निकाल देंगे, हाथ से छूने नहीं देंगे। हाइजीनिक कहाँ मिलेगा? हाइजीन का भी तो सवाल है। अब यहाँ पे पसीना चू रहा है, आलू उसी में डाले पड़े हैं, कहाँ से खाओगे टिक्की? न चाहते हुए भी वहीं जाओगे। आकर्षण अलग है कि कोका कोला साथ, तो कहाँ का खाओगे? अपने आप ये होता है बड़ी कंपनियों का दाव। ये बात लेनिन कहता है। इसीलिए जब प्रतियोगिता होती है तो ये व्यापारी टिक नहीं पाते। कौन नहीं टिक पाता? बी टिक नहीं पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं साहब। कैसे टिक पाएंगे? एक तरफ पूंजी है, एक तरफ पूरी तकनीक है, एक तरफ आदमियों की फौज है, टोपी लगाए कि एक भी बाल नहीं गिरने देंगे। यहां आदमी ऊपर वाला कपड़ा भी नहीं है, तो फिर समस्या है कि नहीं? समस्या आ रहा है मजा? और क्या है, अनेक जो बैंकिंग समूह बन जाते हैं, अनेक बैंकिंग समूह बन जाते हैं, वो भी जो बड़े स्तर पे जो पूंजीपति होते हैं उनको पैसा दे देते हैं। आप खूब देख रहे हैं, अनेक बैंकिंग समूहों का गठबंधन बन जाता है। ये भी है, अनेक बैंकिंग समूहों का गठबंधन बन जाता है, गठबंधन बन जाता है। अनेक बैंकिंग समूहों का गठबंधन बन जाता है और आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे जो विशाल पूंजी उनके पास होती है, तो विशाल पूंजी होती है तो वो किसको बड़ा पैसा देंगे? तो बड़े व्यापारियों को, जहां गठबंधन होगा उनको। तो एक प्रकार से छोटे व्यक्ति को आगे बढ़ने की संभावनाएं कम होती हैं। और अगर आप देखें तो बड़े बड़े बैंक, जो बड़े बड़े उद्योग किसके हैं? वो बड़े बड़े व्यापारियों के होते हैं। तो बड़े बड़े व्यापारी आपस में पूरा गठबंधन कर लेते हैं, उसके बाद वो व्यवस्था छोटे लोगों के लिए बन ही नहीं पाती।
तो लेनिन ने ये बात कहा है कि आपस में समझौता कर लेते हैं, चाहे बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बैंकर, बड़े बड़े जो समूह। इसीलिए पूंजीवाद में भी अगर हम देखें तो बड़ी समस्याएं हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, क्या क्लियर है? बोलो। ठीक, तो एक प्रकार से अगर हम देखें, पूंजीपति जो होते हैं वो बैंकिंग प्रणाली पर भी नियंत्रण कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं मेहुल चोकसी भाग निकला। अभी आप देख रहे हैं बड़े बड़े लोग, यहाँ पे गरीब आदमी जो 5 लाख रुपया मांगेगा नहीं मिलेगा, और जो बड़े बड़े आदमी हैं वो 2-2 हजार करोड़ रुपए लेके भग जा रहे हैं। कोई ब्रिटेन बैठा है, कोई कहीं बैठा, नीरव मोदी अभी आया नहीं वापस। क्या चल रहा है ये चल ये रहा है। इसी बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी नियंत्रण कर लेते हैं, पूरा सिस्टम हो जाते हैं, तो जो बैंक हैं वो भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। बड़े साहब आए हैं, तुरंत पैसा दे देगा। छोटा आदमी जाएगा, तुरंत पैसे ही नहीं मिलेगा। 10 चक्कर कटाएंगे, ये वाला कागज लेके आओ, ये वाला कागज लेके आओ, ये वाला कागज लेके आओ। ये समस्या है। ठीक है, तो यहां समझना पड़ेगा ये क्या कह रहा है। और उसके बाद फिर क्या कहता है लेनिन? लेनिन कहता है इसी तरह से पूंजीपति धीरे धीरे दूसरे देश के बाजारों पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब नियंत्रण कर लेते हैं तो अपनी सत्ता, अपनी शक्ति के बल पे वहां के बाजार को कंट्रोल करते हैं और वहां के संसाधनों का दोहन करते हैं दबा के। लेनिन कौन है? रूस का, वहां पे शासक भी रहा लेनिन। तो लेनिन ने पूंजीवाद को क्रिटिसाइज किया। अब समझिएगा, लेनिन ने पूंजीवाद को जो क्रिटिसाइज किया, पूंजीवाद क्या है? एक मुक्त अर्थव्यवस्था की बात होती है पूंजीवाद। एडम स्मिथ ने दिया कि पूंजीवाद क्या है? एक ऐसी अवधारणा है जहां बाजार को सभी नियंत्रणों से मुक्त कर दिया जाए। मुक्त तो हो गया, लेकिन टिकेगा कौन प्रतियोगिता में? जो बढ़िया टिक्की बेचेगा। अरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कुछ नहीं कर पाओगे तुम, पीछे बैकअप होगा तब कर पाओगे प्रदर्शन। भाई एक तरफ 1000 करोड़ है, एक तरफ 100 रुपया है, 1000 रुपया है, कौन टिकेगा? जाहिर सी बात है, 1000 रुपए वाले के पास 1 लाख क्वालिटी हो, लेकिन टिक नहीं पाएगा मार्केट में। छोटे स्तर पे काम करेगा तो टिक जाएगा, बड़े स्तर पे जैसे ही साहब को गुस्सा आने लगेगा, टिक नहीं सकता, वो तुरंत ही गायब कर देंगे साहब उसको मार्केट से। ये होता ही है, आप राजनीति में देख लो, व्यवस्थाओं में देख लो, होता ही है। अब कुछ लोग ये हैं जो ये कह रहे हैं कि लेनिन ने जो पूंजीवाद पर कहा है वो ठीक नहीं कहा, मतलब पूंजीवाद की अवधारणा के ऊपर लेनिन के विचार ठीक नहीं है। कह रहे हैं उपनिवेशवाद का एकमात्र, उपनिवेशवाद को केवल पूंजीवाद के साथ जो जोड़कर देखना, ये ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ ऐसे देश हैं दुनिया में, जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ये ऐसे देश हैं जो पूंजीवादी हैं, लेकिन ये साम्राज्यवादी नहीं रहे। ये पूंजीवादी देश हैं। कौन कौन से? जो फिनलैंड, नॉर्वे, लेकिन अगर आप देखें तो साम्राज्यवादी नहीं रहे। रूस, चीन, ये देश जो पूंजीवादी नहीं रहे, ये समाजवादी देश थे, फिर भी साम्राज्यवादी रहे। तो ये कहना कि पूंजीवाद के कारण ही सब कुछ समस्या है, ये बात कहीं ना कहीं अतिशोक्ति वाली है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखें तो साम्राज्य को स्थापित करने की इच्छा हर मानव के अंदर होती है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, RAS होना चाहते हैं, ये इच्छा सब में है। लेकिन ये इच्छा होने के कारण ही मानव की ये बहुत ज़्यादा आकांक्षा होती कि उसको बड़े से बड़ा पद मिले, और इसके लिए अलग अलग जो विचारधाराएं समाज में रही हैं, चाहे वो साम्राज्यवाद हो, चाहे वो उपनिवेशवाद हो, चाहे वो पूंजीवाद हो। आज आप दुनिया में देख रहे हैं कि पूंजीवाद बनाम समाजवाद एक दिखता है, लेकिन पूंजीवाद इस समय दुनिया में आगे है। दुनिया के अधिकतर देश यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई दुनिया के मार्केट उनके लिए खुले। भारत को भी अगर आप देख रहे हैं तो भारत भी पूरी तरह से पूरी दुनिया से कनेक्ट होना चाहता है और अपने देश को एक नए आधार पर आर्थिक एकीकरण में लेकर जाना चाहता है। क्या क्लियर है? आज के लिए इतना ही, कल हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे। ठीक।